अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। आज जो हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2022 का पास पेपर है, जो कोविड ईयर का था। और इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ MCQ थे, यानी इसमें आपके पास CRQs नहीं थे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सबसे पहला एमसीक्यू कहता है कि भाई मुझे ये बता दो, इन दी इन दी गिविंग मैट्रिसेस द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अगर मैं डायगोनल से ट्रायंगल बनाऊं तो बाकी जितने नीचे एलिमेंट होंगे वो जीरो होने चाहिए। तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर आप नीचे ट्रायंगल बनाएं डायगोनल से नीचे, ऊपर के एलिमेंट जीरो हो, तो फिर वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है आपके पास। तो अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ भी देख सकते हैं, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, एक एलिमेंट बच गया है। और ये ट्रायंगल बना रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट बच गए हैं। ये भी आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन। एन एग्जांपल ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिविंग द मैट्रिसेस, साइमेट्रिक मैट्रिक्स इन द गिविंग मैट्रिक्स। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? भाई अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और नेगेटिव ए आ जाए, ए आए, कोई एक मैट्रिक्स आए और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो वापस आपके पास माइनस से मल्टीप्लाई करके वो एक वापस ए आ जाए, तो इस कंडीशन को हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। खैर, हमें अभी साइमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स लिखें, 1 0 2 0 0 0 2 0 1। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, इसको ऐसे लिखूं, 1 0 2 0 0 0 2 0 1। तो आप नोटिस करें, 1 0 2 0 0 0 और 2 0 1, ये आपके पास ट्रांसपोज करने के बाद वापस आ गई, तो यही आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बाकी डेफिनेटली इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ये फॉलो कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। MCQs नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स दिस वन विद दिस वन। पहले देखें यार, प्रोडक्ट पॉसिबल है भी या नहीं। तो इसकी 3 रोज 3 कॉलम, इसकी 1 रोज 3 कॉलम। भाई 3 रोज, इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर नहीं है, तो भाई प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट पॉसिबल होता तो हम प्रोडक्ट करके भी देख लेते हैं। और पॉसिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर होने चाहिए। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स M एंड N पॉसिबल ही नहीं है। और अच्छा, चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं 4 नंबर पे। फॉर अ मैट्रिक्स P, ये मैट्रिक्स द माइनर ऑफ 3 2। अब ये A 3 2, इसका कोफैक्टर क्या होता है? और फिर कोफैक्टर के अंदर एक टर्म होती है माइनर, वो क्या होता है, इसके बारे में बता दो। सबसे पहले ये भाई साहब क्या होता है, इसके बारे में बात करें। एक मैट्रिक्स है P, एक मैट्रिक्स है P। अगर मैं कह इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि ये पहली रो का दूसरा नंबर है। ये पहली रो का दूसरा नंबर है, जो बेसिकली क्या है, -1। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा 3 1, तो बेसिकली मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तीसरी रो का पहला नंबर, तीसरी रो का पहला नंबर, ये भी आपके पास -1 है।
और अब आपसे क्या बात की जा रही है? आपसे बात की जा रही है कि आपने क्या बताना है, तीसरी रो का दूसरा नंबर। चलें जी, तीसरी रो का दूसरा नंबर बता देते हैं। तो ये तीसरी रो का दूसरा नंबर ये है, ये हमारा है। तो इसका मतलब अगर मैं को फैक्टर फाइंड करने की बात करूंगा तो मैं फाइंड करूंगा तीसरी रो का दूसरा नंबर, जिसका फार्मूला होगा -1, तीसरी रो प्लस करेंगे दूसरे कॉलम से, और फिर तीसरी रो कॉलम को, ये इस कॉलम को और इस रो को काट देंगे, जो 4 नंबर आएंगे वो लिख देंगे, और ये जो 4 नंबर है ये कहलाएंगे हमारे सिर्फ माइनर। तो कोफैक्टर के अंदर ये जो छोटा सा डिटर्मिनेंट बनता है ये बेसिकली माइनर होता है। इस कंडीशन में हमसे सिर्फ माइनर पूछा गया है, तो खाली मुझे इसको सॉल्व करना है। 2 1 1 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, हमेशा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है -1। अच्छा, इसने को फैक्टर ऐसे ही पूछा है, ठीक है जी। तो ये 2 2 1 1 0, 2 1 1 0, तो डी आपका ऑप्शन होगा। चलो, इसने ऐसे ही पूछा है तो हमने इसको ऐसे ही बता दिया। उम्मीद करता है दोस्तों आपको दोनों इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलें जी, नीचे वाला भी आपके पास वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। इन द गिविंग मैट्रिक्स, ये गिविंग मैट्रिक्स में द को फैक्टर ऑफ 2, अब को फैक्टर ऑफ 2 ये 2 दिया हुआ, दूसरे अल्फाज में ये A11 का को फैक्टर फाइंड करने की बात कर रहा है। और A11 का को फैक्टर मतलब 11 -1 1 + 1, 1 के रोज को काटो, 1 के कॉलम को, 4 नंबर आ जाएंगे, 0 0 3 0 C11, यानी को फैक्टर ऑफ 11 -1 का 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ये 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -3 से ये भी 0 आ जाएगा, 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर 0 आएगा। तो C11 यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलिए जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके, ओके भाई। अब एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। अब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होने के जो सबसे बेसिक तरीका है कि उसकी कोई भी एक रो या एक कॉलम पूरा 0 होगा। तो सबसे पहला ट्रैक तो हम ये देखते हैं कि भाई किसी किसकी एक रो एक कॉलम तो 0 तो नहीं है। देखो, इसकी रो कॉलम नहीं जी, इसकी 0 नहीं है, इसकी भी 0 नहीं है, इसकी भी 0 नहीं है, इसकी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली ट्रैक तो हमारे पास यूज नहीं होनी, इसकी एक रो या एक कॉलम 0 नहीं है। अब मैं दूसरे पे चलता हूं इसके। दूसरा, यानी कि अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना होगा और चेक करना होगा किसका आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि ये ट्रिक तो यूज नहीं हो रही। इसका मतलब अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो अब डिटर्मिनेंट निकालने का, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो खाली पहला लूंगा, बाकी तो 0 है। तो 1 लूंगा और 1 की रो और कॉलम काट दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, 0 -1, आंसर आ रहा है -1। सॉरी, पहले का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, तो पहला तो नॉन सिंगुलर है। अब मैं दूसरे पे आता हूं। दूसरे की बात, अब इसको मैं यहां से चलाता हूं, पर जब मैं यहां से चलाऊंगा तो ये ध्यान में रखिएगा, पहले का प्लस होता है, दूसरे का माइनस होता है, तीसरे का प्लस, चौथे का माइनस। तो ये माइनस आएगा, इसकी रो काटें, इसका कॉलम काटें, 4 नंबर आएंगे, 1 1 1 1। अच्छा बच्चों, अब ये ध्यान में रखिएगा, बाकी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो 0 है। अगर मैं ये वाला लूंगा तो ये +0 होगा और कोई भी चीज आएगी, और उससे अगला लूंगा तो उसमें -0 होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस अल्टरनेट साइन होते हैं, और कोई भी एक चीज आएगी पर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो खत्म हो जाएगी। मजे की बात, यहाँ भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, 1 - 1, 1 1 से मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई बाय किसी भी चीज तो 0। तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है यार देखो, इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 3 है
तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये वाला, पहले m देख लीजिए, m कैसी है, 1 0 p -2 3 -1 2 3 r। अब n देख लीजिए, n कैसी है, 0 3 3 1 -2 2 p -1 r। ये m है और ये n है। अगर आप नोटिस करें m और n, यानी अब इसका डिटर्मिनेंट, m का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, इसने कहा है 3 करें, तो m और n को अगर आप नोटिस करें तो ये देखिए इस वाले में ये आपके पास कॉलम इंटरचेंज हुई, और जब भी कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है, मतलब मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ कॉलम इंटरचेंज हुए, और जब कॉलम इंटरचेंज होते हैं, रोज या कॉलम कोई भी इंटरचेंज होते हैं, तो डिटर्मिनेंट का सिर्फ क्या फर्क आता है, माइनस का साइन आता है। और ये आपका आंसर। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। नेक्स्ट आपके पास, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 3 के बराबर है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 3 के बराबर है और कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, यानी 3 टाइम m का डिटर्मिनेंट, तो सिंपल सी बात होगी, अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो ये 3 का आप पावर 3 ले लीजिएगा और m का डिटर्मिनेंट उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये एक बेसिक सा छोटा सा फार्मूला मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर 3/3 मैट्रिक्स तो फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 2/2 मैट्रिक्स होगी तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर 4/4 होती तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई होता, तो 3 पावर 3 27, और अगेन 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसका आंसर 3 है, तो ये फिर 81 हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब कहता है 9, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस वन फॉर अ रियल की। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मगर देखें दो रोज बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर दो रोज या दो कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 0 के बराबर। अब 0 की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन, या तो कोई एक रो या कॉलम पूरा 0 हो, दूसरी कंडीशन आपके पास उसका दो दो रोज दो कॉलम बराबर हो, दूसरी कंडीशन डिटर्मिनेंट पूरा कोई एक रो या एक कॉलम 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 दे दिया। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं। आपके पास ये दिया है, सबसे पहले मैं ये लिखता हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये बेसिकली क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है। ओके, अब ये ए मैट्रिक्स होती है, ये एक्स मैट्रिक्स होती है, और ये बी मैट्रिक्स। अब इसमें इस एक्स को निकाला जाता है, तो एक्स को निकालने का क्या फार्मूला होता है, आप ये बी मैट्रिक्स की जो कॉलम है ये ए मैट्रिक्स के अंदर रख देते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। ऐसे ही काम आप y के लिए भी करते हैं, मगर अब की बार पहले कॉलम में नहीं, ये b को दूसरे कॉलम में लिखते हैं और डिवाइड करते हैं सेम डिटर्मिनेंट से।
उम्मीद करता हूँ Z के लिए बनाना आपको आ जाएगा, वो थर्ड में रखेंगे और डिवाइड करेंगे आप उससे, तो उम्मीद यही है कि Z वाले के लिए आप खुद से बना सकेंगे। अब क्वेश्चन पे आता है, कहते हैं देन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y कैसे मिलेगा? y मुझे ऐसे मिलेगा, और इंटरेस्टिंग चीज है, इसने 1 5 0 0 0 1 0, लेट मी सी 0 1 0। अच्छा, ये पहला इसने डिटर्मिनेट दिया है, यानी ये नीचे वाले का आंसर। तो भाई अगर y निकालना है तो मुझे नीचे वाले का आंसर इसने दिया है 5। अब ऊपर वाला चेक करना होगा, 5 0 0 1 0 -1 1 2 1, इसका आंसर दिया है इसने 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2, सॉरी। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन द गिविंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस कौन सा सिस्टम होता है? सिस्टम ये होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d। इसको 1 कह देते हैं, 1 कह देते हैं, इसको भी 1 कह देते हैं, इसको भी 1 कह देते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 कह देते हैं। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स आपके पास है। अगर d1 d2 और d3 ये सारे के सारे दिस वन 0 के बराबर हो, यानी किसी भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट 0 हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं होमोजीनियस। ये होता है होमोजीनियस सिस्टम। अब सिर्फ मुझे इसमें देखना है कि कौन सी वाला, ये देखें एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, खाली ये डायरेक्टली पहला ही आंसर है, क्योंकि दोस्तों इसमें कहीं भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। अब बाकियों में ये 1 कांस्टेंट है, और इस वाले में अगर मैं नोटिस करूं एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड, और एक्स, इसमें भी कांस्टेंट, इसने क्या कहा है? दिस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, सॉरी। तो नॉन होमोजीनियस है, अगर नॉन होमोजीनियस है तो भाई पहला सिस्टम होमोजीनियस है, दूसरा नॉन होमोजीनियस क्योंकि कांस्टेंट टर्म मौजूद है 1, ये तीसरा भी होमोजीनियस होगा और चौथा भी होमोजीनियस होगा। आप चेक कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म 0 होगी। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। चले, होमोजीनियस बता दिया तो नॉन होमोजीनियस डेफिनेटली आपको आंसर आ ही गया। अब ये हमारे मैट्राइसिस के कंप्लीट हुए। चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, the common difference of arithmetic difference is 3 and its first term is -3। तो कहता है इफ लास्ट टर्म या कोई भी टर्म निकालने की टेक्निक, वो कोई भी टर्म, कोई एक स्पेसिफिक टर्म है जो 84 के बराबर है, तो n की वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये कोई भी टर्म का फार्मूला होता है आपके पास। ओके, ए की वैल्यू कहता है फर्स्ट टर्म 3 है, एन ही तो आपको फाइंड करना है। डी की वैल्यू क्या है? -3, ए एन 84। अच्छा जी, जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये 84, 3 और 3 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी आपने क्या करना है, जस्ट आपने माइनस उधर जाके माइनस करना है, 84 -6, तो आंसर आपके पास आ रहा है 78। 78 डिवाइडेड बाय 3, तो n की वैल्यू आ रही है 26, जब मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया 26, यानी ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं।
कहता है इन अर्थमेटिक सीक्वेंस द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये 2a हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर a से a स्क्वायर, नीचे 2, सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर देता है आपके पास, तो ये हो जाएगा 4a, और ये आपका आंसर होगा a अपॉन 2 देख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4a, a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4a, बी आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। 14 कहता है अगर 8, 15, 22 अर्थमेटिक सीरीज है, देन द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अभी अर्थमेटिक सीरीज है तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करने हैं। तो भाई सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 b, तो 10 टर्म, n की वैल्यू 10 अपॉन 2, a हमारी पहली टर्म होती है 2 8, n की वैल्यू है 10 माइनस 1, और d कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस, या 8 में क्या जमा करूं 15 आ जाए, 15 में क्या जमा करूं 23 आ जाए, तो अगर मैं देख सकता हूं 2 और 5 7 जमा करूंगा, इसमें भी 7 जमा करूंगा, 7 7 जमा करके मैं आगे जा रहा हूं, तो कॉमन डिफरेंस यानी 15 को 8 से माइनस करेंगे तब भी 7 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, s 10 आपके पास हो जाएगा दोस्तों 5 16 9 7 5 16, ये हो जाएगा 63, 63 में ऐड कर देते हैं 16 79, और 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 395 आपके पास क्या हो जाएगा 10 टर्म का सम, 395 बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। 15 कहता है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, फिफ्थ टर्म का मतलब ये सीक्वेंस क्या होती है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो फिफ्थ टर्म का मतलब होगा ए आर पावर 4, यानी एक आपके पास पावर यहाँ कम होता है एन के हिसाब से। थर्ड टर्म कह रहा है, सॉरी थर्ड टर्म में तो फिर ए आर स्क्वायर, इफ द थर्ड टर्म तो वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर है 25 के, एंड द फर्स्ट टर्म इज 1, यानी ए की वैल्यू वो दे रहा है 1, तो कह रहा है फिफ्थ टर्म बताएं, तो जल्दी से पहले यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, रेडिकल लगा लेता हूं, दोस्तों प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, आर बराबर होगा प्लस माइनस 1 के, और अब मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, पांचवी, तो इसका मतलब होगा ए आर पावर 4 फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू प्लस माइनस 5 पावर 4, तो 4 पावर क्या करेगा पॉजिटिव वैल्यू कर देगा, तो इसका मतलब 5 का पावर 4 625 आपके पास इसका आंसर आ रहा है, भाई प्लस हो या माइनस हो आंसर तो पॉजिटिव है, सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। x a 2 upon a in a geometrical sequence, then the value of x in term of a, value of x in term of a, तो भाई ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है तो हमें ये पता है अगर ये तीन टर्म्स ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है तो हमें ये पता है कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मीन आपके पास होती है, और मीन का फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन बराबर होता है प्लस माइनस रेडिकल ए बी, तो इसका मतलब ए बराबर होगा इन दोनों का, ये ए होता है फार्मूले के हिसाब से, चलो मैं इसको फार्मूले में एक्स वाई लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसमें एक्स
चले एक्स की फॉर्म भी दी हो तो मैं फार्मूला थोड़ा सा दूसरे अल्फाबेट में देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चलें फॉर एग्जाम्पल ये पी क्यू हो जाता है, पी आपके पास पहली टर्म होती है और क्यू आपके पास ये आखिरी टर्म होती है। तो प्लस माइनस एक्स 2 अपॉन ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x अपॉन ए, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है x³ अपॉन 2। ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, चले एक वर्ड प्रॉब्लम आया, एक मजे का क्वेश्चन है, चले देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टेक्निक समझिए। तो कहता है मिस्टर खान मंथली सैलरी इंक्रीज बाय 10%। अब उसकी सैलरी मंथली इंक्रीज हो रही है 10% एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मंथली सैलरी हर साल में 10% उसकी सैलरी बढ़ जाती है, मतलब 10% का बोनस मिल जाता है उसको। सो उसकी मंथली सैलरी जो इंक्रीज हो रही है 10% एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग विद द सैलरी, उसकी पहली सैलरी है 40,000 रुपए। पहली सैलरी है 40,000 रुपए। अब ये सैलरी क्या है, 100%। तो बच्चों जब 10% बढ़ गई, यानी यहां पर 10% बढ़ गई नेक्स्ट ईयर, ये मैं सब कह रहा हूं, ये हमारा स्टार्टिंग सैलरी है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी, ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। अब 10% आपके पास उसकी बढ़ गई, 10% बढ़ गई आपके पास, तो आप क्या करेंगे, अब जो आपकी करंट सैलरी होगी वो पिछली 100% और करंट 10%, तो 110% ये करंट सैलरी होगी। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूंगा, अगर परसेंटेज में मैं 110% लिखूं, यानी ये जो नेक्स्ट नंबर होगा वो करंट सैलरी के हिसाब से 110% होगा। और 110% बेसिकली क्या होता है, 1.1 होता है। यानी सिंपली 110 को 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1.1, 1.1। ठीक है, तो आंसर आएगा 1.1। दूसरे अल्फाज में अगर मैं 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसकी नेक्स्ट सैलरी मिल जाएगी। तो अगर मैं 40,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.1 से, तो जो उसकी नेक्स्ट सैलरी होगी इंक्रीमेंट के बाद वाली नेक्स्ट ईयर की, वो क्या हो जाएगी आपके पास, दिस वन। एंड इस तरह से वो 7 साल तक आपके पास करना चाहता है। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, नेक्स्ट सैलरी ये, अब ये 100% होगी और इसकी नेक्स्ट सैलरी वही 10% पड़ेगी, तो वही 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो अगली सैलरी मिल जाएगी। दूसरे अल्फाज में अगर आप ये नोटिस करो, मुझे 7वें साल तक के चाहिए, आप नोटिस करो तो ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है जिसकी ए की वैल्यू आपके पास 40,000 है और आर की वैल्यू 1.1, एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होके अगला नंबर मिलता जा रहा है, तो आर की वैल्यू 1.1 है और हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू 7 है, तो हमें ए 7 फाइंड करना है। और ए एन का फार्मूला होता है ए आर एन माइनस 1, ए 7, ए की वैल्यू 40,000, 1.1 और एन की वैल्यू 7 माइनस 1 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 पावर 6। तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 70862.44, या अप्रोक्सीमेट 70862 ही होगा, 70862 सी आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको ये प्रॉब्लम बेहतर तरीके से समझा दिया। चलें जी नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। ओके, सो कहता है इन द गिविंग सेट ऑफ सीरीज द कन्वर्जन ज्योमेट्रिकल सीरीज। अब कन्वर्जन ज्योमेट्रिकल सीरीज का फायदा वो क्या होता है, उसमें आर की वैल्यू
-1 से 1 के दरमियान होनी चाहिए। अगर r की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान होगी तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। इसमें r की वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो कन्वर्जन हो नहीं सकती। इसमें r की वैल्यू आपके पास 2 को 3 से, इसमें भी 2 से मल्टी, बल्कि ये तो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है ही नहीं, ये तो अर्थमेटिक है, ये तो हो ही नहीं सकती। ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है, देखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, पर इसमें r की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान नहीं है, ये भी नहीं हो सकती। ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है, पर देखें इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1/4 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो इसमें r की वैल्यू 2 है, तो ये भी नहीं हो सकती। बाकी यही बची, यही आपके पास आंसर है। आप देख सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करें 1/2 0.5 होता है, जो इस रेंज में आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग गिविंग सीक्वेंस एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक। अब हार्मोनिक बेसिकली अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं इसको उल्टा करूं 10 20 40, बिल्कुल नहीं, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये तो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस होगी, ऐसा नहीं। इसको उल्टा कर देता हूं 2 5 8, बिल्कुल, इसमें 3 3 का डिफरेंस है, तो यही आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रही है। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ हार्मोनिक सीक्वेंस, पांचवी टर्म 1 1/5 1/9। जल्दी से इसको उल्टा करो, 1 को उल्टा करोगे तो वैसे ही होगा, ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब पांचवी टर्म का मतलब होता है a+4d, यानी अगर आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म हो, अगर आपके पास a7 बोल रहा है तो वो a+6d, एक कम कर दीजिए। अगर a12 बोल रहा है तो a+11d, एक कम कर दीजिए। तो ये किस्म का छोटा सा शॉर्टकट हमारे पास है। तो भाई ए की वैल्यू यहाँ से क्लियर नजर आ रही है 1, और देखें 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 4 ऐड करेंगे तो 9, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 4 है। 16 और 1 17, पर हार्मोनिक का तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/17 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। बेसिक सी आइडेंटिटी आपके पास है, अर्थमेटिक को मल्टीप्लाई करेंगे हार्मोनिक से, अर्थमेटिक को मल्टीप्लाई करेंगे हार्मोनिक से, तो वो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, ज्योमेट्रिकल मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अर्थमेटिक क्या होता है भाई, a+b/2, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हार्मोनिक से 2ab/a+b, तो देखें इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और आंसर क्या आ रहा है ab, जो बेसिकली कुछ नहीं हार्मोनिक सीक्वेंस का स्क्वायर है। तो यही तो लिखा हुआ है, हार्मोनिक सीक्वेंस का स्क्वायर है, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आ गया है दोस्तों, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आपके पास स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफिकल्टी मैंने देखी है ज्यादा होती है, तो मैं अपने पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें एक्सप्लेन कर सकूं कि प्रोसेस क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन 876 into 8 फैक्टोरियल, वेरी सिंपल, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। भाई पहले फैक्टोरियल सीख लें। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, रिवर्स आपके पास कैलकुलेशन। चले किसी नंबर से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। अगर 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब ये है। अगर 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी रिवर्स काउंटिंग आपके पास है। पर अगर आपके पास 8 7 6 लिखा हुआ है और आपको इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर बात है आपको क्या करना होगा, 5 4 3 2 1 देना होगा। और अगर ये आप देंगे तो भाई आपको नीचे भी तो यही चीज देनी पड़ेगी, नीचे भी ये लिखना पड़ेगा, 5 4 3 2 1, और 5 4 3 2 1 क्या है, बेसिकली 5 फैक्टोरियल है। तो आपको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो कह रहा है दिस एक्सप्रेशन शुड बी मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल इसको कंप्लीट कर देगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास फिर 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई है। अब चलें नेक्स्ट सुने। सारा
इसको समझाने से पहले थोड़ा सा छोटा सा हम काम कर लेते हैं, ताकि आपकी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एम वेज से अरेंज हो सकता है, एम वेज से, और एक और ऑब्जेक्ट एन वेज से अरेंज हो सकता है, और मैं दोनों को एक साथ अरेंज करना चाहता हूं, तो जो उनके वेज होंगे वो m मल्टीप्लाई बाय n होंगे। ये आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी होगी। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट m वेज से हो रहा है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट n वेज से हो रहा है, एन एम ये m वेज से कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है n वेज से, तो उन दोनों को अगर मैं साथ अरेंज करूंगा तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, वो दोनों जब साथ होंगे तो m मल्टीप्लाई बाय n वेज से अरेंज हो रहे होंगे। तो इसने कहा है सारा हैज 3 different table which can be arranged in 6 different ways. She also have 3 different chairs which can be arranged in 6 different ways. तो दोनों 6 different ways से है। then how many ways can they arrange these table and chairs टुगेदर? तो अगर एक 6 वेज से दूसरे 6 वेज से, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 36। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है देयर आर 9 स्टूडेंट्स हु हैव रोल नंबर फ्रॉम 1 to 9, द नंबर ऑफ वेज विच अरेंज दीज स्टूडेंट इन रो हैविंग 4 सीट, यानी 4 सीटें आपके पास, और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर्स 1 से लेकर 9 है, यानी 9 स्टूडेंट है, सादा अल्फाज 9 स्टूडेंट है। तो पहली सीट में इन 9 स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है। तो ये पूरे के पूरे 9 वेज से फिल हो सकती है जगह, कोई भी स्टूडेंट यहाँ बैठ सकता है। अब एक सीट बैठ गई है, एक स्टूडेंट बैठ गया है, तो अगला 8 वेज से बैठ सकता है, उससे अगला 7 वेज से बैठ सकता है, और उससे अगला 6 वेज से। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 30, 24। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वैसे हमारे पास टोटल और जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 हैं, और हमें उनको अरेंज करना है 4 वे से। अगर आप ऐसे भी लिखते तब भी आपका आंसर यही आता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, बहुत केयरफुली समझिएगा। 26, in a school a student council meeting is scheduled in a meeting room with the 12 chair around टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक चेयर को हम चले यहाँ 12। अब ये 12 बंदे आपके पास बैठ रहे हैं राउंड टेबल पे। बच्चों जब भी राउंड टेबल की बात हो, इस बात को बहुत केयरफुली समझिएगा। अगर राउंड टेबल की बात हो और ये टेबल कहीं से अलग नहीं हो सकता है, बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है, तो हम इसकी किस तरह से परमुटेशन अरेंजमेंट कैसे करते हैं, एक बंदे को फिक्स कर देते हैं, तो ये एक बंदा मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये बाकी सब मूव कर सकते हैं। जैसे ही एक बंदे को फिक्स करेंगे तो फिर 11 बंदे आपस में मूव कर सकते हैं। यानी चले मैं इसको ऐसे, 11 बंदे आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो ये 11, पहला 11 वेज से होगा, फिर 10 वेज से, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी टोटल 11 फैक्टोरियल वे से आपके पास ये अरेंज हो सकते हैं। या सादा सा फार्मूला होगा, अगर राउंड टेबल हो, जितने आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हो उसमें से एक निकालें और फैक्टोरियल लगा दें, यानी 11 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। मगर स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसा लगे कि अगेन राउंड टेबल की तो बात हो रही है, मगर अगेन राउंड चीज की तो बात हो रही है, मगर आपके पास फॉर एग्जांपल चाबियों की बात हो रही है, चाबियों के छल्ले की बात हो रही हो जो एक जगह से खुला हुआ होता है, या कोई नेकलेस की बात हो रही हो जिनको बंद करें तो गोल हो जाता है पर नेकलेस फिर भी खुला होता है, तो अगर ऐसी किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो और उसमें कोई चीजों को अरेंज करने की डिस्कशन कर रहे हो, ये भी एक किस्म की राउंड शेप है, उसका फार्मूला आपके पास बनेगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फार्मूला आपके पास बनेगा। ठीक है, आई होप आपको मैंने ये वाली बात भी समझा दी है।
अच्छा जी, नाउ अब ये यार कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होता है, एन कॉम्बिनेशन आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। परमुटेशन क्या होता है? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो दूसरे अल्फाज में ये पूरा का पूरा परमुटेशन का फार्मूला तो है, तो मैं एन सी आर को लिख सकता हूं एन पी आर, और ये ध्यान में रखिएगा डिवाइड में मैं इसको वन वन अपॉन करके लिख रहा हूँ, डिवाइड में आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ उधर जाके, एन सी आर, मुझे एन सी आर की वैल्यू मालूम करने की बात की तो इसको फिर ऐसे ही रख लेता हूँ। तो एन सी आर बराबर होगा एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट चल लेते हैं। the number of ways of a the number of ways the vertices of a square can be named using the letter, यानी ये बेसिकली क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है जिसको आपने नाम देना है, और कितने अल्फाबेट आपके पास दिए हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट दिए हुए हैं। आपने इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम देने, यानी नाम डिफरेंट की बात भी नहीं कर रहा, द नंबर ऑफ वेज डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट वर्किंग होगी आपके पास। द नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर कैन बी नेम यूजिंग द लेटर, ये कहलाता है वर्टाइसिस, दिस वन। यानी कह रहा है अगर ई एफ जी एच मैंने एक नाम दिया है, तो इन 6 लेटर से को यूज करते हुए कितने डिफरेंट नाम आप इस स्क्वायर के दे सकते हैं। आप नोटिस करें, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास 6 हैं, और आपने इनको अरेंज करना है 4 जगहों पर। तो ये आपके पास बनेगा 6 परमुटेशन 4, 6 परमुटेशन आपके दें 4। अगर आप कैलकुलेटर भी यूज करेंगे 6 परमुटेशन 4, तो वह आपको आंसर देगा 360 के बराबर। तो वो आंसर हो जाएगा 360। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी 29 पे मूव करते हैं। कहता है आसिफा टॉस अ फेयर कॉइन। भाई कौन टॉस करेगा? तो सैंपल स्पेस यानी पॉसिबल आउटकम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, सॉरी टॉस है, मैंने वो डाई है, मैंने टॉस का बोल दिया। भाई अगर फेयर डाई रोल करेगा, आसिफा टॉस अ फेयर डाई, इंटरेस्टिंग, टॉस अ फेयर डाई यानी डाई को ऐसे ऊपर फेंक रहा है। चलें ठीक है, उसकी मर्जी है, जैसे भी वर्ड यूज करे वो। टॉस अ फेयर डाई, तो भाई अगर वो टॉस करेगा फेयर डाई को 1 2 3 4 5 और 6, आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 3 है, और डिवाइड करेंगे 6 से, और आंसर हो जाएगा 1/2 या 3/6, ये भी सही है, 3/6 सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आपको। 30, अमीना रोल अ फेयर डॉय इन टू कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट। भाई अगर 2 दफा फेयर डाय रोल किए, तो इसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरह का होता है। हो सकता है 1 1 आ जाए, पहले में 1 दूसरे में 1, हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 2 आ जाए, इसी तरह से हो सकता है पहले में 1 6 आ जाए, और बिटवीन पहले में 1 3, पहले में 1 4, पहले में, और इसी तरह से 2 1 आ सकता है, और ये 2 6 तक जा सकता है, और इसी तरह से 6 1 आ सकता है, ये पूरे बन रहे हैं, और ये 6 6 तक जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। 3 1 4 1 5 1, और फिर अगर 3 1 है तो 3 2 3 3 3 4 3 5, वो सारे के सारे आपको बातें समझ आ रही हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास है 36। पहले तो ये आप ये ध्यान में रखें। अब कह रहा है नेक्स्ट, इट रन, 2 दफा उसने सक्सेसफुल अटेम्प्ट, कह रहा है अमीना रोल अ फेयर डॉय इन 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट।
इट रन 6 इन द फर्स्ट रोल, भाई पहली दफा 6 आ गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 अगेन, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 अगेन आपके पास होगा, बट डाई रोल हो रहा है आपके पास, पर इसने कहा था कि अमीना रोल अ फेयर डॉय इन 2 सक्सेसिव अटेम्प्ट। अब 2 सक्सेसिव अटेम्प्ट में उसने क्या किया है, डाई को रोल किया है। अच्छा यहां पर देखें, उसने कहा है इट्स टर्न आउट 6, पहली दफा जब फेंका तो उसमें आंसर 6 आ गया, फाइन। अब जब उसने दूसरी बार फेंकेगा तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 अगेन इन सेकंड रोल, यानी सेकंड रोल में अगर 6 आपके पास फेंक रहा है, तो अब अगर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी सोचूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड अगेन 6, तो वो बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब 6 के आने के चांसेस 6 में से 1/6 है और इसके भी 1/6 हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/36, और बी आपका करेक्ट। 31 आपके पास है। अब 31 आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और ये आपके पास क्या कहता है, चलें इसको भी देख लेते हैं। 31 आपके पास कहता है कि a cart is draw at random from a well-shaped complete deck and then replaced before the second cart is drawn। भाई टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और ये 4 किस्म के होते हैं, जिसमें डायमंड और 3 और किस्में होती हैं, पर मैं सिर्फ आपको डायमंड का बता रहा हूं। डायमंड 13 पत्ते होते हैं, और 3 और भी आपके पास 13-13 करके ये पूरे 52 बनाते हैं। ठीक है, अब ये कहता है आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इन फर्स्ट, एस मतलब इक्का, इन फर्स्ट यानी पहली बारी में आपके पास एस आ रहे हैं, और दूसरी बारी में आपके पास डायमंड, एंड द सेकंड ड्रॉ इज डायमंड। यानी बेसिकली ये आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डायमंड बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। और इसने ऑलरेडी कहा है कि एंड देन रिप्लेस बिफोर द सेकंड कार्ड, यानी जब एक कार्ड उठाया गया है तो दूसरा वापस वो कार्ड रख के फिर दूसरा कार्ड उठाया गया है, यानी उसके अंदर 52 पत्ते ऑलरेडी मौजूद हैं आपके पास। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी, और ये सिंपल आपके पास होगी। अब टोटल 52 पत्तों में 4 पत्ते होते हैं एस 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 4/52 होगा, और 13 पत्ते होते हैं 52 से डायमंड, तो ये 13/52 आपके पास होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ रहा है 1/52, यानी इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके जी, क्वाड्रेटिक के चैप्टर में हम आ गए हैं। जल्दी जल्दी से अब हम कर लेते हैं। ओके, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 देन द अदर रूट आपको बताना है। अब अदर रूट अगर एक रूट दिया हुआ है और दूसरा रूट फाइंड करना है, तो बेस्ट यही है कि इनमें से जो आंसर्स हैं आपको, आप वो पुट करके चेक कर लें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मेरे पास क्या है, x² - x - 6 = 0। अगर एक रूट दिया हुआ भी है, अब दूसरा रूट निकालने के लिए आपको खामा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे एक और ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a -b/a। अल्फा फर्ज करते हैं अगर -2 है और हमें क्या फाइंड करना है, बीटा, तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू इस वक्त -1 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये -1/1 हो जाएगा। तो -2 प्लस बीटा = 1, और बीटा की वैल्यू 2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड रूट आपके पास 3 होगा। आप चाहे तो ये इनमें से वैल्यूज भी पुट करके यहाँ से चेक कर सकते थे, इट्स रियली अप टू यू। तो मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट यूज किया है, ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते थे। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन इन द इक्वेशन, दिस वन टू रिड्यूस इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसको रिड्यूस होने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए ये जो ऑर्डर ऑफ आपके पास ब्रैकेट्स है,
ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आपके दो कॉन्सिक्यूटिव आपके पास ब्रैकेट्स के जो कांस्टेंट है उनको जमा करें तो वह अगले दो कांस्टेंट के सम के बराबर आना चाहिए। 3 और 4, 7, -7 और 6 -13, ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, x+4 के साथ अगर कंबाइन करूं मैं x-7 और x+3 के साथ कंबाइन करूं x-6 और इक्वल टू 10 लिख दूं तो 4 में से 7 में से 4 जाएंगे -3, -6 में 3 जाएंगे -3 और ये मेरा करेक्ट ऑर्डर है। इसका मतलब x+4 x-7 x+4 x+4 आपके पास कहाँ दिया हुआ है ये x+3 x+3 x-6 x+4 x-7 सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, जल्दी से कहता है भाई इसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, तो मैं जल्दी से ये लिख लेता हूं। आई थिंक ये 2x+3 है +5 है इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि हम विजिबल तरीके से देख सकें। ओके, यस, 4x, अच्छा जी -3 भी था, 4x-3 मल्टीप्लाई बाय 2x+2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 4x को लिख सकता हूं 2 पावर 2 पावर x -3 मल्टीप्लाई बाय 2x+2 +5। तो आप जरा नोटिस करें, अगर मैं एक स्टेप और इस x को नीचे ले आता हूं 2 को ऊपर ले जाता हूं, एक ही बात है। मल्टीप्लीकेशन में 3 मल्टीप्लाई बाय इस 2x को अलग कर देता और ये 2 पावर 2 को अलग कर देता हूं। तो इसका मतलब अगर मैं 2 पावर x लेट कर लूं किसी t के बराबर तो ये मेरे लिए परफेक्ट होगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देखें t रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा t²। 2 4 को 3 से, यानी ये 4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, इसकी जगह t 12t +5। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मुझे लेट करना होगा 2 पावर x। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। नेचर ऑफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका नेचर बात करनी है। b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5, 4 प्लस के 20, आंसर आ रहा है 24। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रूट्स होगा रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, सॉरी, रियल एंड अनइक्वल। अगर ये कोई आपके पास अ, अगर ये आपके पास 25 आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो ये रियल तो होता पर इसका अच्छा नाम होता है रैशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि रूट्स रियल की कैटेगरी में, रैशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आपके पास ये नेगेटिव होता तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता। अगर आपके पास ये 0 होता तो रियल और इक्वल हो जाता। आई होप मैं आपको सारी बात समझा पाया हूं। चले जी, जल्दी से आ जाते हैं। ओमेगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। जब भी ओमेगा देखें तो जल्दी से ये दो प्रॉपर्टीज अपने पास लिख दे, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, और तीसरी आपके पास कभी कभार ये भी यूज हो जाती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओमेगा पावर 21, इसका मतलब इसको लिख सकता हूं 3 पावर 7, और 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 - 1 आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है द सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज पॉजिटिव, रियल नंबर इज। अब सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास बराबर होता है -b/a के। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ए की वैल्यू है 2। अब b यहाँ पर x की टर्म में मौजूद नहीं है। जब x की टर्म मौजूद नहीं तो b इसका मतलब 0 होगा। और c कांस्टेंट होता है, c की वैल्यू आपके पास है -3/a। तो भाई सादी सी बात है कि आपके पास आपने क्या करना है, b/a। अब b 0 है, अब नीचे कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, तो वो 0 ही रहेगा। c आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी जल्दी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहता है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके पास ये हो
and p is positive real number if one root of quadratic equation is 5, अगर एक रूट 5 दिया हुआ तो जल्दी से ये 5 पुट करके p फाइंड कर ले, क्योंकि रूट्स अगर हम पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई करता है। तो 5 का स्क्वायर 5 माइनस पी इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 5p को उधर शिफ्ट कर दिया। यहां पर आपके पास ओके ऑदर रूट कह रहा है, अभी तो ये p की वैल्यू है तो मुझे ऑदर रूट फाइंड करना है, ठीक है वो भी फाइंड कर लेते हैं। p की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ पर 20। अब ये p की वैल्यू 20 आ गई है आपके पास। अब मुझे एक रूट दिया हुआ है और मुझे दूसरा रूट फाइंड करना है। वैसे मैं अगर p ना भी चाहता तो मैं वैसे भी फाइंड कर सकता था, ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है। देखें चलो p मैंने निकाल लिया, इसने p वैसे हमसे मांगा नहीं था, इसने कहा था सेकंड रूट बताएं, तो थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो उसमें मुझे पी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बी आपके पास इस वक्त -1 है और ए आपके पास 1 है, और अल्फा मतलब जो आपको एक रूट दिया हुआ था 5, तो 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1 है आपके पास, तो 5 प्लस बीटा आपके पास 1 हो जाता और बीटा वहां जाता तो वो -5, तो बीटा की वैल्यू -4। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप चाहे तो ये प्रोसेस ना करें क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है इसको यूज करने की। अच्छा चले जी, नेक्स्ट आपके पास चलते हैं दोस्तों। ओके, कहता है कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर p इफ द रूट ऑफ अ इक्वेशंस आर इक्वल। भाई जब भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल हो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। b की वैल्यू यहाँ पर -1 है, -4, a की वैल्यू p है और ये c है इज इक्वल टू 0, 1 -4 p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, 4 डिवाइड में ले जाएं, p स्क्वायर रेडिकल लगा दें, प्लस माइनस लगेगा 1 का 1, 4 का 2 प्लस माइनस लगेगा p, तो +1/2 दिया हुआ है तो चलो वो रह लेते हैं, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो भाई अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो कह रहा है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें अल्फा बीटा एक तरीका तो ये जल्दी से इसके आंसर निकाल के अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लें, नहीं तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली हुई होती है -b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू मिली हुई है हमारे पास c/a, पर ये जो हमारे पास है ना अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जो बेसिकली बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसको मजीद मैं तोड़ के इस फॉर्म में ला सकता हूं। यानी ये अगर आप नोटिस करें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा वहां ले जाऊं तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं वो यहां रख सकता हूं ये पूरी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब यहां पे से मैं वैल्यूज पुट करके यहां पुट कर सकता हूं, पर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। यानी कि अब बेसिकली क्या होगा, बी की वैल्यू आपके पास क्या है -5, ए की वैल्यू 1 है, और यहां पर सी की वैल्यू आपके पास 6 है, ए की वैल्यू 1 है, तो -5 और 6 यहां पुट होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4, और अल्फा बीटा की 6 है, यानी 25 -24, आंसर आपके पास आ रहा है 1, तो ए आपके पास ऑप्शन होगा। पर मैं स्ट्रांगली मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आसान तरीका क्या था, आप दो रूट्स निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, और अगर मैं मिल्टन ब्रेकिंग करूंगा तो मेरे पास आएगा -3x माइनस के 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x -3 -2 कॉमन x -3, और अगर आप देख पा रहे हैं तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। खाली वैल्यूज पुट करो, अल्फा की वैल्यू आपके पास 3, बीटा का वैल्यू 2, होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू उतना लेंथी प्रोसेस करने के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, अगर आपके पास दो रूट्स दिए हैं, इफ द रूट्स
ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दो रूट्स दिए हुए हों और आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपके पास अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू दी हुई है -1, बीटा की वैल्यू -3, -1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, ये -4 तो प्लस का 4x हो जाएगा और +3। तो जनाब एक्स स्क्वायर प्लस के 4x + 3 डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। वैसे आप चाहते तो -1 और 1 पुट करके चेक भी कर सकते, पर इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में चला लें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रूट्स दैट आर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल मतलब एक रूट हमारे पास, अगर हमारे पास रूट अल्फा और बीटा है तो रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा आपके पास, यानी 1/अल्फा और 1/बीटा आपके पास। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अल्फा अगर आपके पास 1/अल्फा हो और बीटा आपके पास 1/बीटा, यानी रूट ऐसे हो और 1/अल्फा 1/बीटा, तो बेसिकली मुझे ये क्वेश्चन फाइंड करनी है। और अल्फा बीटा इस रूट के है, यानी इस रूट का अल्फा बीटा तो उसका रेसिप्रोकल है। तो मैं यहां से वैल्यूज बना लूं जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी के -6/1 यानी 6, और अल्फा बीटा आपके पास बराबर हो जाएगा c/a, यानी कि 9/1 यानी कि 9। अच्छा, अब देखें इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -x, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पर ऊपर जाएगा बीटा, यहाँ पर अल्फा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फा बीटा। वैल्यूज मौजूद है, जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फा प्लस बीटा 6 के बराबर है और अल्फा बीटा 9 के बराबर है और अल्फा बीटा 9 के बराबर है। और देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x/9 प्लस 1/9। अगर ये सिंप्लीफाई किया हुआ है तो कर लीजिए बिल्कुल। एक्स स्क्वायर -2/3x प्लस 1/9 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा बड़ा एमसीक्यूज दिया था इन्होंने ये, और ये आपके पास ए करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं ताकि आप इसको प्रॉपरली देख सकें। ओके जी, प्रॉब्लम हमारे पास कुछ ये है। अब इसको जरा केयरफुली समझेंगे, मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट वे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने की टेक्निक सीख सके। कहता है कि मिस अल्बीना बॉट सम पेंसिल फॉर ₹80। भाई उसने कुछ पेंसिल्स खरीदी हैं 80 रुपए की। जाहिर बात है हर पेंसिल के पैसे एक जितने होंगे, तो उसने जितनी भी पेंसिल्स खरीदी होंगी उन सब के पैसे एक जितने हैं। तो 80 रुपए में जितनी भी खरीदी होंगी वो सब पेंसिल्स जो है ना आपके पास, एक ही आपके पास पैसे की होगी। तो अगर मुझे एक पेंसिल के पैसे चाहिए, जैसे मैं फर्ज करता हूं, if she would get ₹1 डिस्काउंट और ईच पेंसिल। अच्छा, उसको अगर डिस्काउंट मिलता ₹1 का हर पेंसिल पे, यानी ये पैसों की बात हो रही है, देन ही कुड बाय 4 more पेंसिल फॉर द सेम अमाउंट। अच्छा, कह रहा है इफ x इज द नंबर ऑफ पेंसिल शी बॉट इनिशियली देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, भाई सबसे पहले 1 पेंसिल रुपीस इन टर्म ऑफ एक्स। भाई एक्स पेंसिल्स खरीदिए तो एक पेंसिल कितने की होगी, 80 को डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ पेंसिल से। अब भाई जितनी भी पेंसिल्स होंगी वो अगर इसको डिवाइड, फॉर एग्जांपल अगर उसने 8 पेंसिल्स ली हैं और उसने 80 रुपए खर्च किए हैं, तो भाई 80 को डिवाइड कर दूंगा 8 से, तो इसका मतलब हर पेंसिल 10 रुपए की होगी। ऐसे ही अब मुझे, क्योंकि एक्स की फॉर्म में मुझे पेंसिल तो नहीं पता ना, तो मैंने उसको एक्स का, अब ये जो होगा ना ये एक पेंसिल के पैसे होंगे, एक पेंसिल के पैसे होंगे। ठीक है, दिस इज 1 पेंसिल अमाउंट। अच्छा, अब वो कह रहा है अगर ये जो पेंसिल के पैसे हैं उसमें उसको ₹1 का डिस्काउंट मिल जाता, यानी -1, इस पेंसिल के, ये पेंसिल के पैसे हैं, उसमें से अगर उसको ₹1 का डिस्काउंट मिल जाता तो वो क्या कह रहा है, देन ही कुड बाय 4 more पेंसिल फॉर द सेम अमाउंट। इसी अमाउंट के लिए
वो 4 और पेंसिल्स खरीद लेता, यानी 4 और पेंसिल्स वो खरीद लेता। भाई 80 रुपए में वो क्या होता, 4 और खरीद लेता, यानी अगर x है तो वो कितने खरीद लेता, 4 और। तो ये हो जाएगा x 80 अपॉन x, x प्लस 4। ये वो पैसे हैं, एक्चुअली ये वो पैसे हैं दोस्तों, जब उसको डिस्काउंट मिलता ना तो x पेंसिल नहीं, x प्लस 4 पेंसिल खरीद लेता अगर उसको 1 रुपए का डिस्काउंट मिलता। तो ये कह रहा है जितने पैसे इसने खर्च किए थे इसमें, उतने में ये इतना, इतनी पेंसिल के पैसे, यानी ये बेसिकली पेंसिल के पैसे हैं, ये एक पेंसिल के पैसे हैं और उसमें से 1 रुपया कम किया है। तो कह रहा अगर ऐसे होता तो ये पैसा एक्चुअली इस पैसे के बराबर होता, और ये पैसा क्या है, जब वो एग्जैक्टली 4 और पेंसिल्स खरीद सकता होता, यानी 4 और पेंसिल्स खरीद सकता होता। तो ये पैसा है एक पेंसिल का, अगर 1 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल सकता है, और ये वो पैसा है जब वो x प्लस 4 पेंसिल्स खरीदे तो ये एक पेंसिल के पैसे उस वक्त फिर ये होते हैं। अच्छा, दोनों को बराबर किया क्योंकि इसने कहा है कि ही कुड बाय 4 मोर पेंसिल फॉर द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट के लिए खरीद सकता था अगर वो 1 रुपया कम कर देता। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा जल्दी से। 80 माइनस एक्स अपॉन x इज इक्वल टू 80 अपॉन x प्लस 4। ओके, अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 80 माइनस एक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस 4, और 80 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x। तो 80x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 80x, 84 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 320। 80 ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के 4x, और ये हो जाएगा 80x, 80x से 80x कैंसिल, इन सबको वहां ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 320, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और ये आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चले जी, अब मूव कर जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 44 MCQs। कॉस्ट अल्फा आपके पास बराबर है 8 अपॉन 17 एंड द टर्मिनल रे लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन 10 अल्फा विल बी इक्वल। भाई बिल्कुल बेसिक बेसिक सा आपके पास है कि टर्मिनल, अब ये टर्मिनल रे लैंग्वेज को जरा समझ लेते हैं ताकि हमें लैंग्वेज का आइडिया आ जाए, और फिर ये क्वाड्रेंट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्वाड्रेंट है, और जब कोई एंगल बनता है क्वाड्रेंट में, सी ए एस टी, कास्ट, कास्ट पहले क्वाड्रेंट 90, 0 से 90 के दरमियान होता है, और उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। और चौथे में सेक और कोसेक पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के दरमियान होता है, 0 टू 90, दूसरा 90 टू 180, तीसरा 180 टू 270, चौथा 270 टू 360। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब ये टर्मिनल रे की बात करते हैं। कहता है cos थीटा 8 अपॉन 17 है एंड टर्मिनल रे लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी भाई ये जो एंगल बना होगा इसकी फाइनल रे लाई कर रही होगी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये एंगल ऐसे बना होगा, यानी स्टार्टिंग इसका ये होगा और ये इसका एंडिंग होगा। ये जो एंगल बना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपके पास ये इसका ये टर्मिनल रे, ये इनिशियल रे होती है और ये टर्मिनल रे होती है। टर्मिनल रे लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉस पॉजिटिव होता है और सेक, बाकी तमाम नेगेटिव। पर हम 10 कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल। ये है ट्राइंगल मेथड, जो बहुत बेसिक होता है और बहुत सिंपल होता है। तो ट्राइंगल मेथड में आपको सिखा रहा हूं ताकि आप इससे किसी भी किस्म, ये तो 10 है ना, आप किसी भी किस्म के रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, कोई भी साइन कॉस टेन कोई भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर थीटा हमारे पास इस वक्त अल्फा है और कॉस बराबर होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, ध्यान में रखेंगे ये वाली फॉर्म भी, थीटा के अपोजिट जो भी होगा परपेंडिकुलर,
90 का अपोजिट जो भी होगा हाइपोटेन्यूज, तो बाकी जो बचा वो आपके पास बेस होगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं पाइथागोरस से p फाइंड करूंगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो जल्दी से बेसिक सी कैलकुलेशन कर लेता हूं, यानी 17 का स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 289, और 8 का स्क्वायर 64, यहाँ के -64 हो जाएगा। ये हो जाएगा पी स्क्वायर 289 माइनस 64। आंसर मेरे पास आ रहा है 225 पी स्क्वायर, और इसका मतलब अगर मैं रेडिकल लगाऊंगा, क्योंकि लेंथ है इसलिए प्लस माइनस लगाऊंगा नहीं, ये 25 हो जाएगा, बल्कि इनफैक्ट 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। ये पी की यानी परपेंडिकुलर आपके पास हो गया 15। अब 10 किसके बराबर होता है? 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 8। अगर आप ये आंसर मान रहे हैं, ये बिल्कुल अभी गलत है, क्योंकि थीटा कहां पर लाए कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाए कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव होता है, तो आपको माइनस साइन खुद से देना होगा, क्योंकि उसने खुद कहा है थीटा कहां पर लाए कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे, यानी इसका आंसर होगा -15 अपॉन 8। और देखें 15 अपॉन 8 भी मौजूद है, स्टूडेंट इजिली यहां पर मिस्टेक कर लेते हैं। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। आगे मूव कर जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वाड्रेंट पर हेल्प आउट किया था आपको। अगेन क्वाड्रेंट का एक किस्म का क्वेश्चन बना है, CAST। कहता है इफ एंगल अल्फा for angle alpha, if cos alpha and sin alpha both have the same sign। अब सेम साइन, अब इसने ये नहीं बोला प्लस, इसने ये नहीं बोला माइनस, पर ये कह रहा है सेम साइन, देन द टर्मिनल रे ऑफ अल्फा में भी लाए। अगर सेम साइन होगा तो हम जानते हैं पहले क्वाड्रेंट पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के आंसर पॉजिटिव होते हैं, तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी सेकंड थर्ड वाला चला गया, थर्ड फोर्थ वाला चला गया, तो फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ ही ऑप्शन रह गया है। और आपके पास साइन साइन और कॉस साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड होगा, ये आपके पास होगा, यानी फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है यार इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, कर देते हैं भाई, जैसा आप हमें कहें। 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बड़ा टेक्निकल का मजेदार सा क्वेश्चन बनाया है यार। 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, भाई ये हो गया ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक से एक कैंसिल, रिमेनिंग बच जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, डी आपका करेक्ट आंसर है। मजे का एमसीक्यूज था, थोड़ा टेक्निकल था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। ओके नेक्स्ट। अब कहता है यार भाई देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं अल्फा पहले क्वाड्रेंट पे है, और मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये किसके बराबर होगा? कॉस, मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूं, की फर्क पैदा है, प्लस की फॉर्म में ना, तो अरेंज करके लिख रहा हूं। अब बच्चों जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं इसको। अगर कोई एंगल 90 का ऑड मल्टीपल हो, 90 मल्टीप्लाई ऑड मल्टीपल प्लस माइनस कोई भी थीटा हो, तो अगर ऑड मल्टीपल होगा तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, ये थीटा आ जाएगा, और यहां पर एक साइन पहले आएगा जो प्लस का हो सकता है या माइनस का, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। अब ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड क्या करता है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिमिलरली अगर साइन ऐसा करेगा तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ एक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक साइन आएगा और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। सिमिलरली बच्चों साइन कॉस
10 cot cosec sec, जैसे 10 अगर आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा होगा तो वो कन्वर्ट होगा कोई साइन कॉट थीटा के, और सिमिलरली कॉट कन्वर्ट होगा टेन थीटा के, इसी का आपको बता रहा हूं। और अगर कॉसेक 90 मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, तो कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कॉट में किसी एक साइन के साथ, और ये इधर थीटा आ जाएगा, और कॉट अगर ऐसे लिखा होगा तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों अगर इवन मल्टीपल होगा, इवन, तो कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, और जितने भी होंगे वो सेम में रहेंगे, और टिग्नोमेट्रिक साइन आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आएगा। अब ये इसको मैं डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बना के एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉस्ट 300 आपके पास मौजूद है, और आपसे पूछता है कि ये किसके बराबर होगा, तो आप सिंपल सा इसको कैसे लिखेंगे, कॉस्ट 270 प्लस थीटा। अब 270 क्यों लिखा है मैंने इसको, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है। तो कॉस, अब देखिए 90 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 30। अच्छा दोस्तों, अब क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, एक साइन आएगा, कन्वर्ट होगा साइन 30 में। अब ये साइन कौन सा आएगा, अब देखें ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 300 डिग्री। और अगर आप नोटिस करें तो 300 डिग्री का मतलब होता है यहां तक तो 270 होता है। 300 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है आपके पास, ये एंगल ऐसे बना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर प्लस का साइन होगा, तो ये बराबर होगा साइन 30 के। उम्मीद करता हूं मैंने आपको थोड़ी थ्योरी समझा दी होगी। अब मैं इस पे आता हूं, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है आपके पास। देखें जी, कॉस पाई बाय 2 मतलब 90 प्लस अल्फा कोई भी एंगल, ये यानी 1 मल्टीप्लाई ऑड मल्टीपल है, और क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में तो सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहां प्लस साइन आएगा, और आपके पास कॉस, क्योंकि ऑड मल्टीपल कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये किसके बराबर होगा, साइन अल्फा, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बेसिक सा था, पर मैंने आपको पूरी पूरी थ्योरी समझानी थी, इसलिए मैंने थ्योरी समझा दी आपको। ओके 48 पे चलते हैं दोस्तों। कहता है दी एक्सप्रेशन साइन 2 अल्फा 1 माइनस, अब दोस्तों साइन 2 अल्फा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, साइन बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 माइनस, अब कॉस 2 अल्फा के पीछे फार्मूले देख लीजिएगा, 3 दिए होंगे, पर मैं ये यूज क्यों कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी कि मैंने ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया है। यानी कॉस 2 अल्फा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ी देर में आपको बात समझ आ जाएगी कि मैंने ये वाला ही क्यों यूज किया है। जी बिल्कुल, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, देखें -1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन आपके पास बराबर होता है कॉट अल्फा के, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा। सी आपके पास एक्यूरेट आंसर है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। अब की बार आपको कह रहा है on solving a given right angle triangle the value of angle alpha। अच्छा, अब ये वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा, ये 90 वाला है अल्फा, भाई अल्फा निकालना है, तो ये अल्फा के अपोजिट जो भी होगा परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट जो भी होगा हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट मींस साइन थीटा, साइन इस वक्त अल्फा, साइन अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूस 7, और अल्फा इज इक्वल टू आप लिखेंगे साइन इनवर्स 5/7, और जल्दी से आप शिफ्ट साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स में चला जाएगा, और लिख दीजिए 5/7, तो आपको कुछ आंसर देगा ये 45.58। प्योरली यहां मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, 40.58 जो अप्रोक्सीमेट इसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू 1 डेसिमल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इंक्लूडिंग द लेंथ of the side including in a given triangle as B
मुझे बी फाइंड करना है। ओ भाई बी फाइंड करना है तो ये सीधा सीधा लॉ ऑफ साइन यूज कर लेते हैं हम लोग। वैसे लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकता हूं अगर मैं चाहूं, पर लॉ ऑफ साइन से भी काम चल जाएगा। दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन, लॉ ऑफ साइन से भी काम चल जाएगा। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ये साइड इसका अपोजिट एंगल 7 अपॉन साइन 65, ये साइड और इसका अपोजिट एंगल बी अपॉन साइन 41। तो ये लॉ ऑफ साइन है। लॉ ऑफ साइन तब लगता है जब अपोजिट साइड्स और एंगल में को 3 गिविंग हो और एक मिसिंग हो। जैसे देखें 1 2 3 गिविंग था, एक मिसिंग था, तो मैंने लॉ ऑफ साइन यूज कर लिया। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 41 डिवाइडेड बाय साइन 65, एक स्टेप में आप कर सकते हैं। तो आप बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं प्योरली, साइन 41 और डिवाइड कर देते हैं भाई साइन 65 से। तो मेरे पास आंसर बी का जो अप्रोक्सीमेट आ रहा है वो 5.067, 5.07 अप्रोक्सीमेट। तो ए आपका एक्यूरेट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, कहता है द एरिया ऑफ अ गिविंग ट्राइंगल। अब देखें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास फार्मूलाज हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के। अब ये 3 फार्मूलाज हैं जो आपके पास पीछे लिखे होंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के, यानी आपके पास आपको फार्मूलाज आपके पास होने चाहिए। तो वो 3 फार्मूले क्या हैं, चले आपको वो बता देते हैं ताकि आप उसको फिर अप्लाई कर सकें। सो बल्कि थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी भी समझा देता हूं उसकी, कि भाई कब क्या किस वक्त हमने यूज करना होता है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए दोस्तों कि हमारे पास किस वक्त एरिया का कौन सा फार्मूला यूज होगा। जब आपके पास ये आइडिया होगा तो फिर आपको ये डिफिकल्टी नहीं होगी। अब जैसे मैं पहला वाला आपको जो समझाने वाला हूं वो बेसिकली है लॉ ऑफ, आपके पास जब दो साइडें और एक एंगल आपको गिविंग होगा, और ये फार्मूले सारे के सारे दोस्तों आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं। ऑलरेडी मिले हुए, जब आप पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो पेज नंबर 1 पे ऑलरेडी ये फार्मूले आपके पास मौजूद हैं। सो ये फार्मूले बहुत सिंपल है। अच्छा जी, सो पहला फार्मूला आपके पास मैं आपको बता रहा हूं। जो फर्स्ट फार्मूला आपके पास है एरिया का, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वो कुछ ये है। और वो कब यूज होता है वो भी मैं आपको हेल्प कर देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। भाई आपके पास अगर ये फॉर्मेशन हो, आपको एक एंगल गिविंग हो और दो साइडें गिविंग हो ए बी सी, ये सी के अपोजिट स्मॉल सी होता है, बी के अपोजिट स्मॉल बी होता है। अगर और ये अल्फा गिविंग हो, आपको दो साइडें, दो इंक्लूडिंग साइडें और एक एंगल गिविंग हो, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं, वो बराबर होगा 1/2 बी सी। इन दो साइडों को मल्टीप्लाई करें और साइन अल्फा लिख दीजिए। अगर यहां बीटा होता, फिर आपको ये ए अगर दिया हुआ होता है, सी ए दिया होता, तो आप कहते हैं 1/2 ए सी, यानी सिर्फ ये दो दिया होता, ये नहीं गिविंग होता, तो आप लिखते साइन बीटा। इस तरह से आपके फार्मूले बन जाते हैं। मगर अगर आपके पास एक साइड गिविंग हो, जस्ट अ सिंगल साइड, एक साइड गिविंग हो और आपके पास दो एंगल गिविंग हो, तो दोस्तों आप उसको कैसे फॉलो करते हैं, चलें जी उसको भी सिखा देते हैं। अगर आपके पास ए बी सी में जैसे देखें यहां पर दो एंगल गिविंग है, अगर आपके पास दो एंगल गिविंग होते और एक साइड जो इंक्लूडिंग साइड है वो गिविंग होगी, जैसे ये सी गिविंग है, तो आप फार्मूला कैसे यूज करेंगे, आप कहेंगे 1/2, ये जो भी साइड होगी इसका स्क्वायर कीजिएगा, और ये साइड क्योंकि एंगल गामा के साथ है तो ऊपर फिर एंगल अल्फा लिखिएगा, साइन एंगल बीटा, और नीचे साइन एंगल गामा लिखिएगा। ध्यान में रखिएगा सी, तो साइन गामा नीचे आएगा, यानी सी इसके अपोजिट है तो साइन गामा नीचे आएगा। जल्दी से मैं तीसरा एंगल भी निकाल लेता हूं क्योंकि मुझे तीसरे एंगल की नीड होगी। तो 180 से मैं माइनस कर रहा हूं दोस्तों 70 और माइनस 65, तो ये तीसरा एंगल आ रहा है 45। अब मैं लिख रहा हूं 1/2, साइड दी हुई थी 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, साइन अल्फा ये रहा 65, साइन बीटा आपके पास ये रहा 70, और साइन गामा ये आपके पास 45।
आप एक स्टेप में कर सकते हैं इसको 0.5 यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 यानी मैं जस्ट आप कैलकुलेटर में ये लिखें और इसको डिवाइड कर दें साइन 45 से, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है एरिया एरिया आपके पास आ रहा है 15.05। आई होप आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आपको फिर डिफिकल्टी नहीं होगी। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं अपनी बात समझा पाया हूंगा। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट कहता है दी सर्कम रेडियस ऑफ अ गिविंग ट्राइंगल। सर्कम रेडियस क्या होता है ये भी चलें सुन लें। सर्कम रेडियस होता है आपके पास, हम जब तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड पर साइड बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो आपके पास एक पॉइंट पे मीट करता है और ये पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स की अगर मैं कंपास खोलूं तो ये एक सर्किल बनाएगा जिसका रेडियस आपके पास ये होगा, सेंटर इसका ये होगा। इस सेंटर को आप कहते हैं सर्कम सेंटर और इसकी जो रेडियस होती है इसको आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा यहां पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने आपको पीछे फार्मूले बताए हैं। ठीक है, मैंने दो फार्मूले बताए थे आपको दो किस्म के, जब एक साइड दो एंगल गिविंग हो, जब दो साइड एक एंगल गिविंग हो। और मैंने आपको तीनों साइडों वाला नहीं बताया था, वो फार्मूला भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी नेक्स्ट। और आर एक और चीज के बराबर भी होता है, आर बराबर होता है ए अपॉन 2 साइन अल्फा या बी अपॉन 2 साइन बीटा या सी अपॉन 2 साइन गामा, इसके बराबर भी होता है। अब देख लेते हैं हमारे पास मेजरमेंट क्या दी हुई है, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। चले जी अब आ जाते हैं। तो ये हमसे कहता है कि द सर्कम रेडियस ऑफ अ गिविंग ट्राइंगल, हमें सर्कम रेडियस फाइंड करना है इस गिविंग ट्राइंगल का। ओके, मुझे ए की वैल्यू नहीं मिली हुई, अलबत्ता मुझे किस सी की वैल्यू मिली हुई है बिल्कुल। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं, आर इज इक्वल टू सी अपॉन 2 साइन गामा। पर मुझे गामा एंगल फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, तो जल्दी से वही 180 से माइनस करके निकाल लेते हैं। 180 माइनस 56 माइनस 72, तो ये आंसर आपके पास 52 हो जाएगा। तो आर सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7 अपॉन 2 साइन 52। एक स्टेप में निकाल लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 2 साइन 52। तो आर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 4.441 4.441 बहुत नियर नियर दिया हुआ था, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। टेक्निकल सा एमसीक्यूज बनाया था, अच्छा था। ओके, नेक्स्ट 53। इन अ गिविंग फिगर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, जल्दी से ट्राइंगल बनानी पड़ेगी ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ये हमारा अल्फा होता है, ये हमारा बीटा होता है और ये हमारा गामा होता है। अच्छा ए से सी यानी बी की वैल्यू 7 दी हुई है, बी से सी यानी ए की वैल्यू 5 दी हुई है, ए से बी यानी सी की वैल्यू 9 दी हुई है। कहता है इफ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस, एक मिनट, इन अ गिविंग फिगर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ये दी हुई है। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ये ओ हमारे पास कोई सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द रेडियस इज 5.38, देन द एरिया ऑफ अ, अच्छा ये बल्कि फिगर बनी हुई थी दोस्तों, मैंने इधर की, चलें ठीक है। यहाँ पर ये वाला यही सरकम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यही सरकम
रेडियस ही आपको दिया हुआ है, सर्कम रेडियस दिया हुआ है, एंड कहता है इफ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द रेडियस, यानी ये आर की वैल्यू दी हुई है आपके पास। सर्कम रेडियस क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में बता चुका हूँ, ये आर आपके पास होता है, तो आर आपके पास बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब की बार मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा क्योंकि मुझे तीनों साइडें दी हुई है। आर कितना दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास 5 पॉइंट, आर आपके पास दिया हुआ है 5.34, ए की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों 5, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 9 अपॉन 4। डेल्टा आपको फाइंड करना है, यानी एरिया ही तो आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, 5.34 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 और डिवाइड करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये मुझे, बल्कि इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, इसको बिल्कुल बेसिक लिख लेते हैं। एरिया को ऊपर ले जाता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5.34। जल्दी से एक स्टेप में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5.34, और जो मेरे पास आंसर आ रहा है दोस्तों, वो एरिया का आंसर आ रहा है आपके पास, इस ट्राइंगल का एरिया 14.7, 14.74 या 5, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई। चलें जी, अब सॉल्व कर लेते हैं 54। ओके, 54 में आपके पास दोस्तों आप देख पा रहे हैं ट्राइंगल के अंदर सर्किल है। जब ट्राइंगल के अंदर सर्किल होता है तो इस सर्किल को हम कहते हैं इन सर्किल, इसके सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर, और इसके रेडियस को नाम दिया जाता है इन रेडियस। और इसका फार्मूला आपके पास होता है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला आपके पास होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। और ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जब हमें तीन साइडें गिविंग हो, तो मैंने इसको अभी तक आपको नहीं बताया, पिछली मैंने एमसीक्यूज में आपको एरिया बताया था जब दो साइडें एक एंगल गिविंग हो इंक्लूडिंग एंगल, या एक साइड और दो एंगल गिविंग हो। जब तीनों साइडें गिविंग हो तो फिर हेरोस फार्मूला यूज करते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा हीरोस फार्मूला होता है। और एस क्या होता है, एस हमारे पास पैरामीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पर ये जो फार्मूला है काफी बड़ा है, इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। दरअसल ट्राइंगल मजेदार है जिसमें दो साइडें बराबर हैं, और दो साइडें बराबर वाली को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इसका मेरे ख्याल में मैं कुछ शॉर्टकट लगा सकता हूं, और वो शॉर्टकट क्या है चलें वो आपसे शेयर कर लेते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व करूंगा पैथागोरस के जरिए हाइट फाइंड करूंगा। और वो मैं कैसे कर सकूंगा, जब दो साइडें बराबर होती हैं, वर्टेक्स से एक लाइन खींचें जो आपके पास परपेंडिकुलर होगी अपोजिट साइड के। और अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर होगी अपोजिट साइड के, तो ये जो लाइन होगी इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कह रहे हैं दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी आपके पास वर्टेक्स से कोई एल्टीट्यूड बनता है, यानी 90 का एंगल जो बनाता है, यानी हाइट बनाते हैं, तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। वो साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा और एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। खैर, ये तो सिर्फ नॉलेज थी। ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो मैं ये ट्राइंगल वापस आपके लिए बना लेता हूं। ओके, दिस इज स्ट्रेट एंड दिस वन। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है जिसमें ये 90 का एंगल है, ये आपको 4 दिया हुआ है, ये आपको 7 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और पैथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। तो जनाब ये 49 हो जाएगा, 16 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 33 हो जाएगा पी स्क्वायर, और रेडिकल लगाएंगे
तो P की वैल्यू रेडिकल 33। मैं पॉइंट्स में क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको ये भी शेयर कर लेता हूँ। अब भाई हाइट मिल गई है, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास बिल्कुल बेसिक, एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होती है, जहां परपेंडिकुलर बनता है, ये पूरी साइड, इस पूरी साइड की बात करूंगा, ठीक है, जो 8 होगा, और हाइट मैंने 33 निकाला है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 रेडिकल 33, ये मेरा एरिया आ गया। और एस निकालना है, तो अब क्योंकि फार्मूला बराबर है डेल्टा अपॉन एस, देखिए मैंने ये एरिया निकाल भी लिया है। अभी मैं उसमें वैल्यूज में पुट कर रहा होता, सिंप्लीफाई करता तो थोड़ा टाइम जरूर लग जाता, पर ये थोड़ा शॉर्ट है, जल्दी से आंसर दे देगा। एरिया बराबर होगा डेल्टा अपॉन एस, ये मैंने निकाल दिया है 4 रेडिकल 33। एस की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। 7 और 7 14, और 8 22 डिवाइडेड बाय 2, 22 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 11। तो इधर आ जाएगा 11, और सिंपली सी इसकी हम सिर्फ डिवीजन कर लेंगे दोस्तों, और हमारा आंसर आ जाएगा 4 रेडिकल 33 डिवाइडेड विद 11। आंसर आ रहा है मेरे पास 2.08, 2.08, 2.09, नियर नियर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी जल्दी वाले एमसीक्यूज आ रहे हैं। नोट कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ इवन फंक्शन। भाई इवन फंक्शन वो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वाई एक्सिस उसको, उसकी लाइन ऑफ साइमेट्री हो, दूसरे अल्फाज में दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े। तो इस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है, आइडेंटिकल पार्ट्स में। लाइन ऑफ साइमेट्री का मतलब ये होगा कि आइडेंटिकल पार्ट्स में तोड़ेगा। जैसे देखें, ये पार्ट्स भी यही है, और ये यहाँ पर ये पार्ट भी सिमिलर है, तो ये लाइन ऑफ साइमेट्री है। जनाब वाई एक्सिस चेक करें इस वाली कंडीशन में, जनाब यहाँ पर ये ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पर नीचे की साइड, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस इसकी नहीं है। इस वाले को चेक कीजिए जरा, जनाब इसकी बिल्कुल है, यही शेप जो यहाँ बन रहा है, यही शेप यहाँ भी बन रहा है, और इसकी भी बिल्कुल है, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है। इसका इसका मतलब है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आपके पास इवन ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। ओके जनाब, ट्राइंगल के अगर बाहर सर्किल एक इंटरनल साइड और दो एक्सटर्नल साइड से टकराए तो उसको इंस्क्राइब सर्किल कहते हैं। और ये आपके पास जो आर होता है, नॉर्मली आपकी बुक में R1 के नाम से रिप्रेजेंट होता है अगर ए के अपोजिट हो। अगर बी के अपोजिट होता तो R2 होता, अगर सी के अपोजिट होता तो R3। R1 आपके पास बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए आपको दो साइडें दी हुई है। मजे की बात, अगेन आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है, तो अगेन हम वही शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। देन द रेडियस ऑफ concentric circle, connected circle represent R। तो भाई इसका रेडियस R1 या R जो भी नाम देना चाहे, इसने R बोला है, हम R1 से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। बुक में हमारे पास ऐसे ही रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, तो वही एरिया अपॉन S माइनस ए। तो भाई इसका एरिया निकाल लेते हैं, वही एल्टीट्यूड, सब चीजें वही करते हैं। थोड़ा सा जल्दी से काम कर लेते हैं। तो मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा, वही दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो मुझे ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, मैं यहाँ डायरेक्टली करूंगा। 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। और जनाब जल्दी से इसको माइनस कर लेते हैं। भाई 10 माइनस करेंगे तो 134, 6 माइनस करेंगे तो 128। ये रेडिकल के 128, जब रेडिकल लगाऊंगा तो रेडिकल के 128 हो जाएंगे। एस बराबर हो जाएगा तीनों साइड का जमा, 12 और 12 24, 24 6 और 2 32 हो जाएंगे, 32 डिवाइडेड बाय 2 होता है। आंसर आपके पास 16 आ रहा है। तो जनाब एरिया तो हमें मिल जाएगा, एरिया बराबर होता है 1/2 बेस। बेस क्योंकि एल्टीट्यूड ये यहाँ पर बना है, तो बेस आपके पास वही 8 है, और ये 128 है। इंटरेस्टिंग, कुछ वैसी ही चीज बन रही है, और 4 रेडिकल 122 के फॉर्म में। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसका R1 बराबर होगा डेल्टा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, यानी कि 16 माइनस ए की वैल्यू, ए के अपोजिट जो वैल्यू होगी 8, ये 8 हमारी ए की वैल्यू है।
डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ओके जी, तो ये हो जाएगा 4 रेडिकल 128 अपॉन आई थिंक 8 हो जाएगा, तो जनाब ये 2 हो जाएगा। यानी सादा अल्फाज में दोस्तों 128 को मुझे डिवाइड करना होगा 2 से, और मेरा आंसर आ रहा है 5 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 5.65, तो यहाँ के हिसाब से 5.66 कह रहा है। ओके, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ, थोड़ा ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं ताकि देख सकें कौन सा ग्राफ। ओके दोस्तों, वेरी सिंपल, ये ग्राफ आपके पास ओरिजिन से ऐसे गुजर रहा है, ये ऐसे जाता है, और फिर ये 270 से ऐसे जाता है, और ये फिर ऐसे आपका पीसीस ने कम किया हुआ है। सिमिलरली आगे भी होता है। ये 10 का ग्राफ है, 10 का ग्राफ के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता आपके पास। जल्दी जल्दी से कुछ ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं आपको दोस्तों। साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, और यहाँ से फिर -90, -180, -270, -360। ये साइन का ग्राफ है। अगर आप दूसरा ग्राफ देखेंगे, कॉस का स्टार्ट होता है 1 से, यानी ये 1 और -1। कॉस का ग्राफ स्टार्ट होता है 1 से, यानी ये ऐसे स्टार्ट होगा 0, 90, 180, 90, ये 180, फिर ये से आगे बढ़ता जाएगा, और ये सो ऑन। ये ग्राफ है कॉस का, कॉस का ग्राफ है। अब दोस्तों, दो ग्राफों को देख लिया, तो इसी का साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो कोसेक, तो कोसेक का ऐसे बनता है, ये ऊपर की साइड, इसी की ऊपर के साइड और नीचे की साइड, और यहाँ पर आइसोमटॉप्स लाइंस होती हैं जहां पर ये ग्राफ वैल्यूज नहीं देता, ये ऐसी लाइन है। ये देखें, मैं कोसेक का भी साथ ही बना रहा हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए, आप भूलें नहीं। दो ग्राफ देखेंगे तो दो ग्राफ, ये कोसेक का, और साइन कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ये सेक का, दिस इज सेक। यहाँ भी आइसोमटॉप्स होते हैं, पर पहचानने का तरीका ये सेक का आपके पास है। और बाकी रह गया 10, तो 10 का मैंने आपको बताया ये 10 है, और जो अगर कॉट होता है तो इसी का उल्टा होता है दोस्तों, यानी वो ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे आता है, वो ऐसे आता है, ये ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे आता है। ठीक है, आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। मैंने सारे ग्राफ की आइडेंटिफिकेशन करवा दी। ओके, द फंक्शन विच रिप्रेजेंट, ये हो गया 10, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा था। कहता है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कॉस 48 डिग्री और कॉस 12 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप मुझे वैल्यू बताओगे, और ये बिल्कुल बेसिक सा है, आप इसमें कॉस कॉस वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे अगर मैं देखूं, एक और चीज भी लग सकती है, कॉस 90 -48, 90 -48, 42 होता है, ये 12 है। चलें ठीक है, यहाँ पर फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा फार्मूला यहाँ पर सम टू प्रोडक्ट का। तो सम टू प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास पीछे ऑलरेडी दिया होगा, तो आप वहां से वो फार्मूला लिखेंगे और लिखेंगे कॉस कॉस वाला फार्मूला। सो सम टू प्रोडक्ट कॉस कॉस वाला फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है 2 साइन, जिसमें माइनस है, 2 साइन, 2 साइन a plus b divided by 2 and sin a minus b divided by 2। तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो मेरे पास ऐसे ही करता है, क्योंकि साइन का कॉन्सेप्ट है।
अब इन दोनों में से एक होगा, चलें जल्दी से कर लेते हैं। 2 साइन ए की वैल्यू 48 है, 48 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा 48 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ से आइडिया दे सकता हूँ। 48 माइनस 12 48 माइनस 12 जो आंसर 36 होगा, और यहाँ 36 वैसे दिया हुआ नहीं है, 48 है और 12 ही है, और कॉस कॉस का फार्मूला बिल्कुल सही लगाया है। तो 36, अब ये 48, अच्छा जी 48 12 ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30, 30 की एक वैल्यू होती है वो तो खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पर 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, ओके यस डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 2, ठीक है 18 आ रहा है आपके पास। ओके 2 साइन 30 डिग्री साइन 18, तो जनाब साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 के बराबर होता है। आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं। साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 माइनस का तो नहीं होना चाहिए, ये मैं सिर्फ देख लूँ फार्मूले में, ए माइनस, ओ यस सॉरी, फार्मूले में आपके पास माइनस था स्टार्ट से, चलें जी माइनस आपके पास होगा। आई थॉट कि 18 नहीं आएगा, सॉरी, तो ये माइनस चलता हुआ आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, माइनस के साइन 18 आपके पास आंसर है, ये आपका एक्यूरेट आंसर। ओके दोस्तों, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। भाई साहब डोमेन रेंज आपके पास फार्मूलाज ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। दे इफ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ प्रिंसिपल साइन फंक्शन, साइन प्रिंसिपल फंक्शन जो होती है उसका होता है π/2 लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू π/2, और -1 से 1 के दरमियान y की वैल्यू होती है। तो ये देख लीजिए कौन सा वाला है, ये बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये ऑलरेडी आपके पास वहाँ मौजूद हैं, और अगर आप चाहें तो मेरी प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने आपको तफसील से ये सारी बातें बताई हैं, वो मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। अब वीडियो के लिंक में होगी, चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं 60। इन अ गिवन ट्रायंगल एबीसी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, भाई एंगल ए फाइंड करना है, ये रहा एंगल ए, 3 साइडें गिविंग दी हुई हैं, तीनों डिफरेंट हैं, तो डेफिनेटली मुझे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कोसाइन कुछ ये कहता है, ए के अपोजिट 8 का स्क्वायर, यानी जो भी एंगल निकालना है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर बराबर होगा 2 रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर, फिर -2 जो 2 रिमेनिंग साइड्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, और कॉस एंगल आपके पास फिर ये ए आएगा जो स्टार्टिंग था, ए यानी कि इसको नॉर्मली अल्फा रिप्रेजेंट किया जाता है, चलें ए लिख दें आपकी मर्जी, ए एंगल जो भी लिखना चाहें आप लोग, तो हम उसको एक स्टेप में करने की कोशिश करते हैं। भाई 64 49 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 70 कॉस ए, 70 कॉस ए इधर ले आए, वो हो जाएगा प्लस का, और ये इधर लेके आके माइनस कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। 49 प्लस 25 माइनस 64, रिमेनिंग सिर्फ 10 बचेगा, और इसको 7 से डिवाइड करना, 70 से डिवाइड करना होगा, तभी तो कॉस ए अकेला होगा। तो अगर मैं शिफ्ट कॉस इनवर्स बनाऊं और लिखूं 10 डिवाइड 70, तो वो मुझे डायरेक्टली आंसर दे रहा है ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 डिवाइड 70, वो आंसर दे रहा है 81.78, 81.78, ये आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसको जरा प्रॉपरली देख सकें। ओके नेक्स्ट, फार्मूला आपके पास है दोस्तों, पीछे फार्मूला दिया हुआ है आपके पास, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर होता है साइन इनवर्स होल में ब्रैकेट आएगा ए 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए स्क्वायर।
तो चलें एक स्टेप में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन इनवर्स ए की वैल्यू दी हुई है 3/5, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। 3/5 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस बी 1/5, बल्कि ये बी होगा 1/5 का होल स्क्वायर होगा 1/5, फिर 1/5, फिर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर और ये 1। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। 3/5 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25 प्लस 1/5 1 माइनस 9/25। अब इसको आगे सॉल्व करने से बेहतर है कैलकुलेटर में एक स्टेप में लिख लीजिए। शिफ्ट साइन इनवर्स लिखा कैलकुलेटर मैंने, फिर मैंने अपॉन 3 डिवाइडेड 5 लिखा है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर रेडिकल लिखा है 1 माइनस, मैंने लिखा है 1/25। आप भी अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, फिर प्लस दे दिया मैंने बाहर की साइड, प्लस फिर मैंने 1/5 लिखा है, फिर मैंने उसके साथ रेडिकल लिखा है 1 माइनस 9/25 लिख दिया, क्योंकि कैलकुलेशन करने में सिर्फ टाइम ही जाएगा। तो मैंने लिखा साइन इनवर्स, मैंने जैसे ये लिखा हुआ एज इट इज कैलकुलेटर में लिखा है और इन्वर्स किया है, और मेरा आंसर आ रहा है 48.40। 48, अच्छा इसने साइन इनवर्स की फॉर्म में ही रखा है, ओके, यानी कि वो निकालेंगे नहीं, ठीक है। 48.4 को तो मुझे अंदर वाला खाली रखना था, साइन इनवर्स वैसे ही आना था, ये मैंने पूरा आंसर निकाल दिया है। चलें साइन इनवर्स, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 3/5 रेडिकल 1 माइनस 1/25 प्लस 1/5 रेडिकल 1 माइनस 9/25। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है इसका आ रहा है 0.747। ओके, 0.747 नियर इसके है, तो ये मेरा आंसर। ओ सॉरी, साइन में ए आंसर होगा क्योंकि साइन इनवर्स है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, अब इसको निकालने का सिंपल तरीका है, ये एंगल पुट करके चेक कर लें कौन रेडिकल 3 देखा है। सिंपल लिखिए 10 2, अगर 60 दे रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 120 आंसर दे रहा होगा। अगर माइनस के 1.732 तो ये बेसिकली रेडिकल 3 के बराबर होता है, तो ये दे रहा है। अब 150 को भी चेक कर लीजिए, 150 300 हो जाएगा, 10 300 बिल्कुल यही आंसर दे रहा है, तो आपका ऑप्शन हो गया, बस बात खत्म। यानी वैल्यूज पुट कर चेक कर लें कौन सा ही आपको आंसर दे रहा है। अच्छा जी, अब रेंज फाइंड करना है। कॉस की रेंज आपके पास होती है, ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या करता है, नॉर्मली तो कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से -1 के दरमियान होती है, और ये नंबर क्या करता है, इसकी रेंज को मल्टीप्लाई कर देता है। यानी ये नंबर एम्पलीट्यूड क्या करता है, रेंज को मल्टीप्लाई करता है, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रेंज मतलब y को रिप्रेजेंट करती है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपके पास 2 से -2 तक, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, चलें आगे मूव कर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके, लास्ट 2 MCQs, वेरी लेंथी पेपर जो फाइनली एंड हो रहा है। नाउ लास्ट कहता है दी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन सिंपल सी बात है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो पाई पहले आ जाएगा और थीटा बाद में। अब साइन ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर आ जाता है।
और भाई 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, CAST में तफसील से बात कर चुका हूँ। इवन मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180 होता है, तो साइन साइन में रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इसी फॉर्म में रहता है, तो ये माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। चले खैर, इसने ये वाली प्रॉपर्टी खाली की है कि इसने कहा है कि इसको इस शक्ल में लिख दो, चलो मैंने लिख दिया, ये आंसर है। वैसे ये इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। चले खैर, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन। भाई इवन फंक्शन ये होता है कि अगर आप नेगेटिव पुट करें, यानी फंक्शन में अगर आप नेगेटिव पुट करें तो आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आ जाए। पर देखें फर्स्ट वाला क्या है, अगर इसमें आप नेगेटिव थीटा पुट करेंगे और इसमें आप नेगेटिव थीटा पुट करेंगे तो डिफिकल्टी होगी, ये माइनस बाहर लेके आएगा और ये माइनस खा जाएगा। तो फंक्शन नेगेटिव ऑफ वापस आ रहा है आपके पास, नेगेटिव ऑफ वापस आपके पास ये फंक्शन के बराबर, जिसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। अगर नेगेटिव ऑफ फंक्शन वापस आ जाए तो हम ऑड फंक्शन कहते हैं। यानी अगर नेगेटिव पुट करूं और आंसर नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है तो ऑड फंक्शन होता है। तो पहला तो नहीं होगा। सेकेंड, कॉस माइनस थीटा 1 माइनस, अच्छा 10 को 10 में थीटा लिखा माइनस और जेन में रखा 10 स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस खा जाएगा, इवन फंक्शन है। और ये माइनस तो नहीं खाएगा, माइनस आएगा बाहर, ऑड फंक्शन है, पर इसके ऊपर स्क्वायर है, तो कॉस थीटा 1 माइनस ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा वही वापस आ जाएगा, तो ये वापस आ रहा है, तो ये इवन फंक्शन है। चलें इसको देखते हैं आप। कॉट थीटा नेगेटिव 1 माइनस साइन नेगेटिव। अब कॉट नेगेटिव, ये कॉट है, कॉट नेगेटिव बाहर लेके आ जाता है और ये भी बाहर लेके आया था, ये प्लस हो जाता है, तो ये नेगेटिव वापस बना भी नहीं है, ये है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन 2 ओनली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बिल्कुल बहुत लेंदी सी वीडियो बनी है, 65 MCQs थे, मजाक बात नहीं थी, 65 MCQs थे। बहरहाल अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो, आपको मैंने अगर थोड़ी भी नॉलेज परफॉर्म की हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।